वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि तातुश किस प्रकार से बेबी हालदार को अपने घर पे काम देते हैं और उसकी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। इसी बात का हम आगे विस्तृत अध्ययन करते हैं। सुनील के द्वारा जानकारी मिलने के बाद तातुश बेबी हालदार से बात कर रहे हैं। तातुश के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली आई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वो हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बहुत धीरे धीरे वो बात करते थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बात करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात, मतलब बलपूर्वक, वो बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वो बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं है मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? तातुश इस प्रकार बोले। उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या? फिर मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वो बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती
तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वो बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और एक कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वो कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वो किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। अब लेखिका की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई टॉयलेट के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई शौच नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले शौच के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभालें या सुअर भगाएं, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निपट कर आ सकती हो। उस दिन से मैं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कि कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ? बांदी का मतलब किसी की गुलाम, कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, मतलब कभी मैं किसी प्रकार का बहाने रुकावट नहीं डालती। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देरी हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली है ही, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है? दरकार मतलब आवश्यकता है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती?
और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े के यानी मोहल्ले के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। इसके पति ने भी कभी इसका साथ नहीं दिया, इस कारण भी बेबी हालदार को काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ी। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। एक अकेली स्त्री को किस प्रकार का जीवन संघर्ष करना पड़ता है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कब कोई बहाना बना बाहर निकल जाती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ जब पहुँचती और वो बताते कि उनके किसी बंधु ने, किसी मित्र ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखवाई के बारे में पूछा है तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुश से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि बेबी हालदार सभी प्रकार के समस्याओं का सामना करते हुए अपने सारे गमों को तब भूल जाती थी जब तातुश उससे पढ़ाई लिखाई की बात करते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वो बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तभी उसके घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार एक अबला स्त्री जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है उसके सामने कितनी समस्याएं निरंतर आती ही जा रही है और किस प्रकार से वह इन समस्याओं का सामना कर रही है, इसी का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।